बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर वही पुरानी पटकथा, वैसी ही बेचैनी, उसी तरीके की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है जैसा साल 2022 में दिखी थी, जब शिवसेना में एक बड़ी टूट हुई थी। सबसे बड़ी टूट उसको कहा गया था और पार्टी दो खेमों में बंट गई थी। आज फिर 4 साल बाद जून के ही महीने में एक बार फिर उद्धव गुट के सांसदों में टूट की खबरें सामने आ रही हैं। क्या है ये पूरी जो खबर है वो समझिए। वो साल कुछ और था, ये साल कुछ और है। ये दो तस्वीर एक बार फिर उद्धव ठाकरे के जून दोष की ओर इशारा कर रहा है। आशंका है कि उद्धव गुट में एक बार फिर टूट होगी। पार्टी के 9 सांसदों में 5 शिंदे गुट के साथ जा सकते हैं। जिस बात का अंदेशा 2 दिन पहले हुई मीटिंग से और ज्यादा साफ होता दिख रहा है। उद्धव के बुलाए गए बैठक में केवल 4 सांसद ही पहुंचे थे। ये तमाम जो चीजें हैं इनको लेकर आजकल का जो बाजार है वो लगातार गर्म हो रहा है और जो कवायद हैं इनको बचाने की वो लगातार जारी है, क्योंकि अब टूट नहीं होगी बल्कि पार्टी के अस्तित्व के ऊपर संकट गहरा जाएगा। वहीं जब हमारे संवाददाता ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से इस बारे में सवाल किया तो वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से निकल गए। ऑपरेशन टाइगर चल रहा है, सुना 5 से 6 सांसद ऐसे हैं उनके। मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आरप्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज सकते हैं। सब कुछ कहना चाहेंगे आप? राजनीति में चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। वहीं उद्धव गुट के नेता अभी भी ऑल इज वेल बता रहे हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में खुला मोर्चा अब दिल्ली तक पहुंच गया है। तो लगा था कि टीएमसी का 2 फाड़ होना तय है, बागी सांसद और विधायक मिलकर टीएमसी पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन अब बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और टीएमसी से निकाले गए ऋतव्रत बनर्जी ने ममता ही नहीं बागी सांसदों को भी पशोपेश में डाल दिया है, क्योंकि उन्हें सांसदों की बगावत से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो उसे उनका मैटर मानते हैं। So it is their decision. Their collective has taken such a decision. As far as our collective is concerned, we have no such idea. Our collective, everybody is not here, but a number of people have been here today. As of now, it's 65. तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि टीएमसी पर कब्जे की लड़ाई 2 तरफा नहीं बल्कि 3 तरफा हो गई है, जिसमें एक तरफ ममता बनर्जी के अपने 8 लोकसभा सांसद और 10 राज्यसभा सांसद हैं, 18 से 20 विधायक, तो काकोली घोष दस्तिकर की अगुवाई वाले गुट में 20 लोकसभा सांसद हैं और 3 राज्यसभा सांसद, जबकि ऋतव्रत 65 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। हालांकि ममता और अभिषेक इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ने की ठान चुके हैं। गला केटे दिलो আমরা আত্মসমর্পণ করার লোক না, আমরা লড়াই করার লোক। हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने टीएमसी के दोनों गुटों को अपना पक्ष रखने के लिए बुला लिया है। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार कोलकाता से योग संदेश देते नजर आएंगे और इसका आयोजन ऐतिहासिक रेड रोड पर होने वाला है। लेकिन शुभेंदु सरकार के इस फैसले पर अब मुसलमान समाज ने सवाल खड़े किए हैं, जिनके यहाँ नमाज पढ़ने पर बकरीद के मौके पर शुभेंदु सरकार ने रोक लगाई थी। स्लोवाकिया के एक स्कूल में योग दिवस की तैयारियां देखते पीएम मोदी ने सोचा तक नहीं होगा उनके अपने देश में योग दिवस को लेकर विवाद हो गया है। सिटी ऑफ जॉय में 21 जून के लिए जिस रोड पर उनके कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, उस पर मुस्लिम समाज ने सवाल उठा दिया है। योग दिवस जो 21 जून हो रहा है उसका परमिशन क्यों दिया है? वो होने के बाद नागरिक का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वो तो भी प्रॉब्लम हो रहा है। नियम तो सबका समान रहना चाहिए। वैसे ये विरोध योग दिवस का नहीं बल्कि रेड रोड पर नमाज पढ़ने पर लगी पाबंदी का है। 107 साल तक रेड रोड में नमाज पढ़ा गया, कोई संख्यालघु प्रश्न उठाया था कि इतना बड़ा ग्राउंड रहते हुए क्यों नमाज यहाँ पढ़ा जा रहा है, क्यों इतनी सारी मस्जिदें मैदान होते हुए क्यों पढ़ा जाता है? आज प्रश्न उठाया जा रहा है, इसका मतलब इसकी जरूरत नहीं थी। वैसे भी पीएम प्रोटोकॉल की वजह से सड़क बंद करने और हर जुम्मे पर नमाज के लिए सड़क बंद करने में अंतर होता है। भाईजान को ये समझना होगा। और अगली खबर पश्चिम बंगाल से, जहां सत्ता परिवर्तन के बाद से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को विरोध झेलना पड़ रहा है, आक्रोश झेलना पड़ रहा है। छोटे से लेकर बड़े टीएमसी नेता को देखते लोग उन पर नाराज हो रहे हैं, अंडे फेंक रहे हैं। लोगों की इस एग वाला जो ये अटैक है, इसको लेकर आक्रोश में है टीएमसी के नेता और कहीं ना कहीं टीएमसी के नेता ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये आम आदमी नहीं है। ताजा तस्वीरें पश्चिम बंगाल के आसनसोल और मेदिनीपुर से आई है, जहां टीएमसी नेताओं को देखते ही लोगों ने जोर जोर से चोर चोर चिल्लाना शुरू किया, साथ ही अंडों की बौछार कर दी।
सबसे पहले बात आसनसोल की, जहां रानीगंज इलाके में गिरफ्तार तृणमूल युवा नेता सौमित्र बनर्जी का लोगों ने एग थेरेपी शुरू कर दिया। सौमित्र बनर्जी जैसे ही थाने से निकलकर पुलिस की गाड़ी में बैठने की ओर बढ़े, लोगों ने अंडों से हमला कर दिया और चोर चोर के नारे लगाने लगे। कुछ ऐसा ही नजारा मेदिनीपुर में भी देखने को मिला, जहां टीएमसी नेता सुषमा बनर्जी को कोर्ट लेकर पहुंची पुलिस की गाड़ी पर लोग ताबड़तोड़ अंडे फेंकने लगे और चोर चोर के नारे लगाए गए। टीएमसी नेताओं में इस एग थेरेपी का खौफ कितना बढ़ गया है, उसे आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। अभिषेक बनर्जी को अब रात में भी अंडों से बचने के लिए छाता लेकर चलना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हुए योगी आदित्यनाथ को 9 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है और 9 साल बाद सीएम योगी ने वो राज खोला है जो उनके दिल में छिपा हुआ था। सब जानते हैं कि माफिया और योगी सरकार का 36 का आंकड़ा है, लेकिन माफिया पर एक्शन लेना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फेवरेट टॉपिक रहा है और हर भाषण में, हर संवाद में वो इसका जिक्र जरूर करते हैं। ये तो हमारा सबसे प्रिय विषय है। सीएम योगी ने माफिया का फेवरेट सब्जेक्ट बताते हुए वो किस्सा भी बताया जब 2017 में यूपी की कमान संभाली थी। सीएम ने बताया कि सीएम बनने के बाद वो राज्य में लैबोरेटरी बनाने की बात कर रहे थे। तब तत्कालीन डीजीपी फाइल लेकर आए और कहा कि यूपी पुलिस की जमीन है, लेकिन उस पर एक माफिया का कब्जा है। मैंने कहा बस मुझे दे दीजिए, मैं इसको ठीक करवा देता हूँ। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन को बुलाया, मैंने कहा तत्काल इसको स्टे करो। वो हाई कोर्ट गया, मैंने इधर एफआईआर लॉन्च करवाई और फिर वहां पे अगले दिन हमारा बुलडोजर पहुंच गया था। दरअसल 2014 में सरकारी जमीन पर भूमाफिया खुर्शीद आगा ने कब्जा कर लिया था। फर्जी कागज से जमीन को बालकगंज कब्रिस्तान और मस्जिद के नाम पर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज कराया और वक्फ संपत्ति बताया। बाद में आगा ने जमीन आधुनिक सहकारी गृह समिति को बेच दी। समिति ने कंपनी को बेच दी और ये बंदरबाट चलता रहा। लेकिन 2017 में सत्ता बदली तो न सिर्फ जमीन से कब्जा हटा बल्कि माफिया की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई। और इसका नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में माफिया योगी का नाम सुनकर डरे हुए दिखे। जो माफिया पहले किसी की भी जमीन पर कब्जा कर लिया करते थे वो अब कब्जा करने की सोचते भी नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने माफिया के खिलाफ बुलडोजर मॉडल लॉन्च किया था। पिछले 9 सालों में योगी सरकार ने कई माफियाओं पर एक्शन लिया। 2023 तक करीब 65,000 एकड़ सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद से बेशकीमती जमीन छुड़ाई गई। कब्जा की गई जमीन मुक्त कराकर गरीबों के लिए फ्लैट्स बनवाए गए। लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी से जमीन कब्जा मुक्त करी हुई और 120 एकड़ में गरीबों के लिए फिर मकान बनाए गए। अगली खबर का रुख करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। G7 में राष्ट्रपति ट्रंप से मिले पीएम मोदी। दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। देखिए ये तस्वीरें उस समय की जब G7 के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है। गर्मजोशी के साथ मिलते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार हमलावर हैं, भारत को लेकर कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने हमेशा अपना मित्र बताया है। 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी एक्टिव हो गई। बीजेपी एक खास ओबीसी प्लान तैयार कर रही है जिसका मकसद प्रदेश के ओबीसी की उन जातियों पर फोकस करना है जो संख्या में तो कम है लेकिन हार जीत में निर्णायक भूमिका निभाती है। इसी कड़ी में आज यूपी के मंत्री और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने अहम बैठक की और गैर यादव वाली जातियों को साधने की रणनीति पर मंथन किया कि जहां हम ओबीसी समाज के बड़े समूहों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं वहीं पर हमें इन छोटे छोटे समूह और संख्या वाले समाजों के साथ भी समन्वय बनाकर पार्टी के साथ जोड़ना है। अब बता दें कि यादव के अलावा ओबीसी वर्ग में कुर्मी 5 तो राजभर 4% है, वहीं कुशवाहा 4.6 तो प्रजापति 3.9% है, जबकि निषाद समाज की हिस्सेदारी करीब 10.25% है। दरअसल 2014 के बाद से ही बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी राजनीति को नई दिशा दी है, जिनके समर्थन से 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। ऐसे में बीजेपी मौर्य, शाक्य और सैनी के सहारे पूर्वांचल और मध्य यूपी में, तो वहीं कुशवाहा वोट के सहारे पूर्वांचल और बुंदेलखंड में, निषाद वोट और राजभर वोट पूर्वांचल में और गुर्जर समाज के सहारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोटर्स में पकड़ बनाना चाहती है।
राम मंदिर दान विवाद मामले में एसआईटी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। आज भी इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की गई, साथ ही उनके बयान भी दर्ज किए गए। वहीं एसआईटी अब दान से जुड़े दस्तावेजों को खंगाल रही है और कथित आरोपों पर हर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। एसआईटी की टीम आज सुबह ही मंदिर परिसर में जांच के लिए पहुंची। सूत्रों के मुताबिक कल एसआईटी ने इस मामले पर 42 लोगों से पूछताछ की थी। अब आज भी संबंधित लोगों से पूछताछ और दस्तावेजों की जांच जारी रहने की संभावना है। राम मंदिर नकदी और काउंटिंग प्रक्रिया का मौके पर निरीक्षण किया गया। वहीं एसआईटी ने मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय में काम कर रहे लोगों से पूछताछ की। दरअसल राम मंदिर दान विवाद मामले में राजनीति भी तेज है, क्योंकि ये मामला लोगों की आस्था से जुड़ा है, जिस वजह से मामले में सीएम योगी भी नजर बनाए हुए हैं। सरकार और मंदिर ट्रस्ट की कोशिश पूरे मामले को सामने लाकर भक्तों का भरोसा लौटाने की है। एसआईटी की टीम को 7 दिन में अंतरिम रिपोर्ट सौंपनी है, जबकि 15 दिन में फाइल रिपोर्ट देनी है। यही वजह है कि मामले में जांच और भी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के आगरा में थार की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई और इसके बाद गुस्साई भीड़ ने घंटों यहां पर बवाल मचाया। मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस पर भी पथराव कर दिया। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। ये उसी पथराव की तस्वीरें हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे ग्रामीण पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस मामले को शांत कराने आई थी, लेकिन वो गुस्से का शिकार बन गई। दरअसल फतेहाबाद में तेज रफ्तार थार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद लोगों ने चक्का जाम कर दिया। जाम खुलवाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ उग्र हो गई। इसके बाद देखिए कैसे भारी संख्या में वहां पहुंचे पुलिसकर्मियों को भागना पड़ा है। बताया जा रहा है कि पथराव के साथ पुलिसकर्मियों की वर्दी भी फाड़ी है, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं। ग्रेटर नोएडा में अधूरे सड़क निर्माण और सुरक्षा इंतजामों की कमी ने एक बार फिर एक जान ली। रात में बाइक से घर लौट रहा युवक गहरे गड्ढे में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। नोएडा में मौत के गड्ढे ने एक और हादसे पर कई सवाल खड़े कर दिए, लेकिन ढाक के 3 बात प्रशासन के कान पर जू भी नहीं रही। क्योंकि फरीदाबाद के रहने वाले अतुल जोशी को पता नहीं होगा कि उसके सामने एक गड्ढा मौत बनकर इंतजार कर रहा था। हादसा तब हुआ जब वो देर रात बाइक से घर लौट रहे थे। फिर मंझावले पुल के रास्ते ग्रेटर नोएडा की तरफ जाते समय उनकी बाइक अचानक एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि सड़क का निर्माण कार्य अधूरा है, कोई चेतावनी बोर्ड नहीं है और न ही बैरिकेडिंग है। रात के अंधेरे में घायल अतुल को कोई देख नहीं पाया। सुबह खेतों की ओर जा रहे लोगों ने गड्ढे में बाइक और युवक को देखा, तब पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन तब तक अतुल की मौत हो चुकी थी। ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले 17 जनवरी को भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की गड्ढे में गिरने से मौत हो चुकी है। इसलिए सवाल कई है, अधूरी सड़क पर बैरिकेडिंग क्यों नहीं है? चेतावनी बोर्ड कहाँ थे? पहले हुए हादसों से सबक क्यों नहीं लिया गया? हादसों का जिम्मेदार कौन है? जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारिश के बीच भूस्खलन की घटनाएं तो हो ही रही हैं। एक बड़े हिस्से में भूधसाव की घटना के बाद से दहशत फैल गई और इसकी चपेट में आने से इलाके में मौजूद कई मकानों में दरार दिख रही है और इसके बाद इलाके में अनजाना सा खौफ भी पसर गया है। लोगों को डर है कि कहीं उनका पूरा का पूरा गांव ही जमीन में न समा जाए, क्योंकि यहाँ जमीन पर पड़ी दरारें लगातार गहरी और बड़ी होती जा रही हैं। मकान उनकी जद में आकर टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं और मलबे में तब्दील हो रहे हैं। रेजिडेंशियल और बेसिक लाइवलीहुड जो है ना वो डैमेज हो गया पूरा। तो एग्रीकल्चर लैंड भी जो है ना जहाँ तक नजर जा रही है पूरी जो है ना डैमेज हो चुका है। प्रशासनिक टीम इलाके का दौरा कर स्थिति की जानकारी जुटा रही है और दरारों को पाटने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन हर आने वाले दिन के साथ कोई न कोई मकान या दुकान का हिस्सा मलबा बनता जा रहा है। यहाँ पर त्रासदी का वो मंजर यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से लोग देख रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये भयावह तस्वीरें जो है वो अपने आप में नजर आती हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से मकान जो है वो इसकी जद में आया है। अब डरे सहमे लोग घर के बाहर सोने लगे हैं और पलायन की भी सोचने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में फिर एक मस्जिद इतिहास बन सकती है। काशी रेलवे स्टेशन चौड़ीकरण के लिए अब रेलवे की जमीन पर बनी मस्जिद को हटाने का आदेश दे दिया गया है। कोर्ट ने इसके लिए 20 जून तक डेडलाइन दी है और अगर इस बीच मस्जिद कमेटी कब्जा हटा लेती है तो ठीक नहीं, फिर उस हटाने के लिए बुलडोजर का सहारा लिया जाएगा। और जिस मस्जिद को 900 साल पुराना बताया जा रहा है वो इतिहास बन जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे 3 जून को 200 साल पुरानी मस्जिद को 22 मिनट में ही जमींदोज कर दिया गया था। और अब मस्जिद पर डेडलाइन का नोटिस लगा दिया गया है, जिसमें 20 जून की तारीख दी गई है। रेलवे और मस्जिद इंतजामिया के बीच कानूनी विवाद था, जिस पर कोर्ट ने रेलवे के पक्ष में फैसला दिया था। अब नोटिस का मस्जिद इंतजाम कमेटी ने विरोध किया है। इंतजामिया कमेटी की तरफ से भी यहाँ पर नोटिस चस्पा कर दी गई है और उसमें लिखा है कि रेलवे प्रशासन की नोटिस भ्रामक है और नगर की कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की गई है। मस्जिद में करीब 20 परिवार रहते हैं और रेलवे के इस नोटिस को गलत बताते हुए आगे कार्रवाई की बात कर रहे हैं।
तरीके से मतलब ये जबरदस्ती गलत है ना। अगर वो होगा तो लड़ा जाएगा हम लोग। कि बहुत बड़ी गलती की गई है, इसलिए रेलवे के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। रेलवे अल्टीमेटम दे चुका है, काउंटडाउन चल रहा है, इंतजार 20 जून का है। अगर कब्जा हटा तो ठीक, वरना बुलडोजर फिर 22 मिनट वाली हिस्ट्री रिपीट करेगा। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।